गुड इवनिंग। कैसे हैं बेटा आप लोग? बढ़िया, बिल्कुल फिट। चलिए, तो बेटा आज हमारी जो है अकाउंट करेंट की लास्ट क्लास है, ठीक है ना। अकाउंट करेंट जैसा कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, और ये 4, ठीक। अकाउंट करेंट फटाफट से कॉपी पेन निकाल लीजिए और शुरू करिए। 2 मिनट बात करेंगे बेटा। मैं इधर भी देख रहा हूं कि मैम, बेटा मैं इधर भी देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे मतलब वीडियो पे व्यूज़ कम हो गए हैं। मैं आपको समझ पा रहा हूँ कि आप कंफ्यूज हैं कि क्या करें क्या ना करें। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इस टाइम पे एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, इस बात से सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए। बेटा आपके प्रॉब्लम का बस एक सैल्यूशन मैं बता दूं। चलो मान लो कि आप अगस्त में एग्ज़ाम नहीं देते हो, नवंबर में तो देंगे आप। तो क्या नवंबर में एग्ज़ाम देने के लिए कहीं पे किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है कि आप उसको अक्टूबर में पढ़िए? नवंबर में एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम तो देना ही है, चाहे अगस्त में दीजिए और चाहे आप नवंबर में दीजिए। एग्ज़ाम से आप भाग नहीं सकते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इधर उधर मूव करना बंद कर दें, ठीक है ना। आप इधर उधर मूव करना बंद कर दें और पढ़ाई पे फोकस करें, ठीक है बेटा। तो अकाउंट करेंट हमारा 4th है और हम लोग बेटा लगातार मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि बच्चे का एग्ज़ाम है, वो मेहनत करेगा, वो पढ़ेगा, हैं, तो आप उसको पढ़िए, ठीक है। अकाउंट करेंट का 4th लेक्चर है। जैसा कि आपको मालूम था कि अकाउंट करेंट के 3 मेथड थे। पहला मेथड था बेटा इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन मेथड। दूसरा मेथड था प्रोडक्ट मेथड और तीसरा मेथड है प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड। आज हम बेटा यहाँ पे तीसरे मेथड को करने जा रहे हैं। फिर मैंने लास्ट लेक्चर में, आपको याद हो तो मैंने बताया था कि नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट होते हैं। उसके 2 मेथड थे, एक फॉरवर्ड और बेटा जी दूसरा बैकवर्ड। इन दोनों ही मेथड से मैंने आपको क्वेश्चन कराया था। फिर मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, आपने कर लिया होगा। अगर वो क्वेश्चन किसी का नहीं आया होगा तो बता दीजिएगा, मैं सबके लिए सॉल्व करा दूंगा बेटा। क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो आज जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। आइए आज हम लोग इसको शुरू करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड, ठीक। सभी बच्चे बेटा हेडिंग कर लीजिए और मैंने कुछ थोड़ा बहुत लिखा है, बाकी मैं यहीं पे लिखूंगा आपके सामने, जिससे थोड़ा सा अच्छा रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड क्या कहता है? कहता है दिस मेथड ऑल्सो नोन एज पीरियोडिक बैलेंस मेथड। ये जो मेथड है, इस मेथड को बेटा हम
पीरियोडिक बैलेंस मेथड भी कहते हैं, ठीक है ना, इस मेथड को पीरियोडिक बैलेंस मेथड भी कहते हैं। अच्छा, फिर आगे क्या लिखा हुआ है देखिए, इज यूजुअली एडॉप्टेड बाय एंटरप्राइजेस डीलिंग इट फाइनेंस, जो ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस में डीलिंग करती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस में डील करती हैं, उनके द्वारा ये मेथड अप्लाई किया जाता है। अब बेटा फाइनेंस का मतलब बेसिकली आप जैसे फाइनेंस की बात अगर करता है तो बैंक की बात कर लीजिए, ठीक है, और भी बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो फाइनेंस में डील करते हैं, तो जो लोग भी फाइनेंस में डील करते हैं उनके लिए बेटा ये मेथड अप्लाई होता है। हम यहाँ पे बैंक को ही लेके चलेंगे कि बैंक की बात हो रही है, ठीक है। वेयर द बैलेंस ऑफ अकाउंट इज टेकन आउट आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है धीरे धीरे हम समझते हैं। तो अगर हम इस दो लाइन से कुछ अपने लिए लेना चाहें तो दो बातें। पहली बात ये है कि बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड को बेटा जी पीरियोडिक बैलेंस मेथड भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, बिकॉज सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशन में ट्रू एंड फॉल्स के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ओके। और यूजुअली एडॉप्टेड बाय दिस मेथड, ये जो मेथड है प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड बेटा, ये मेथड जो है ये फाइनेंस कंपनी के द्वारा एडॉप्ट किया जाता है। अच्छा, ये मेथड है बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बनता कैसे है, कैसे चीज़ें होंगी, तो मेरे साथ साथ पहले लिखिए कि फॉलोइंग स्टेप, अब मेरे साथ नोट करना है, कोई इधर उधर नहीं करेगा, मेरे साथ साथ चलेंगे। फॉलोइंग स्टेप should be taken for product of balance method। मैम फोन पड़ा हुआ है, लेते जाइए, साइलेंट कर दीजिए उसको, या दे दीजिए मुझे। हाँ बेटा, आइए जरा स्टेप लिख लेते हैं। स्टेप 1 लिखिए। अब बेटा जब आप प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड में चलते हैं तो क्या क्या स्टेप की जरूरत होती है। स्टेप 1 लिखिए, प्रोवाइड 3 एडिशनल कॉलम। बोलो मेरे लाल, प्रोवाइड 3 एडिशनल कॉलम। कौन कौन से? इन द लेजर, इन द लेजर अकाउंट। कौन कौन सा? पहला फॉर डेज, दूसरा फॉर डेबिट प्रोडक्ट, मेरे साथ साथ लिखो तीसरा फॉर क्रेडिट प्रोडक्ट। तो बेटा 3 एडिशनल कॉलम हमें चाहिए। कैसे चाहिए अभी हम बताएंगे आपको, ठीक है। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 पे आइए, स्टेप नंबर 2 पे आइए, ठीक। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज। सही है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द
डेट ऑफ वन ट्रांजेक्शन to the date of next transaction and enter the number of days, enter the number of days in days कॉलम। ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना बेटा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। स्टेप नंबर 3 पहले लिख लीजिए, फिर मैं सारी चीज़ों को समझाऊंगा। पहले चुपचाप से मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों को लिखिए, ठीक है। कैलकुलेट प्रोडक्ट बाय मल्टीप्लाइंग द बैलेंस with number of days, ठीक। स्टेप नंबर 4 लिख रहे हैं ना? यस सर लिख रहे हैं, जो लोग नहीं लिख रहे हैं उनको पाप लगेगा। स्टेप नंबर 4 कैलकुलेट टोटल ऑफ डेबिट कॉलम एंड टोटल ऑफ क्रेडिट कॉलम। बोलो ना यस सर। स्टेप नंबर 5 कैलकुलेट द इंटरेस्ट of total debit column and total of credit column। अच्छा, इंटरेस्ट के लिए कुछ अलग नहीं होना है। इंटरेस्ट के लिए कॉमन सा फॉर्मूला टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट इंटू 1/365 या 366 वॉट एवर गिवन इन द क्वेश्चन। स्टेप नंबर 6 सॉरी स्टेप 5 हो गया बेटा। स्टेप 6 लिखिए, कैलकुलेट नेट इंटरेस्ट। नेट इंटरेस्ट ठीक, या तो इंटरेस्ट पेबल होगा या तो इंटरेस्ट रिसेबल होगा, ठीक है। इंटरेस्ट पेबल कब होगा, देना कब होगा, जब क्रेडिट का इंटरेस्ट ज़्यादा होगा डेबिट से। रिसेबल कब होगा, जब डेबिट ज़्यादा होगा क्रेडिट से। तो ये सारी बातें हम आपको समझाएंगे बेटा 1 by 1। पहले स्टेप नोट कर लीजिए ना।
सभी लोग इस स्टेप को नोट कर लीजिए, साइलेंट पे है हटा लीजिएगा, ये नोट कर लीजिए ना, नोट तो कर ही लिए होंगे, फिर भी एक बार नोट कर लीजिए। मैं तो सारे स्टेप को मैं समझाऊंगा 1 by 1, ठीक है, कोई परेशान नहीं होगा। हो गया सर? हाँ भाई हो गया। अब बेटा फॉर्मेट कैसे बनेगा, एक बार फॉर्मेट बना लीजिए तो चीज़ों को हम समझते हैं आराम से। ये लीजिए फॉर्मेट, ये हो गया फॉर्मेट, ठीक। यहां पे बेटा आपका हो जाएगा डेट, यहां पे पर्टिकुलर्स, यहां पे डेबिट, यहां पे क्रेडिट, ठीक। यहां पे बैलेंस, यहां पे डेज, यहां पे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डेबिट का, और यहां पे प्रोडक्ट क्रेडिट का, ठीक, खत्म। इतने कॉलम बनेंगे बेटा आपके, इतने कॉलम आपके बनेंगे, ठीक। डेट होगा बेटा आपका, पर्टिकुलर्स होगा, डेबिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है, फिर बैलेंस होगा, फिर डेज होगा, फिर प्रोडक्ट का डेबिट होगा, फिर प्रोडक्ट का क्रेडिट होगा, ठीक है। अच्छा, मैं कुछ बातें आपको समझा दूं बेटा। डेबिट का मतलब होता है बैंक से पैसे माइनस होना, या तो बैंक से पैसे आप विड्रॉ करेंगे तब डेबिट होगा, या बैंक आपसे कोई चीज चार्ज करेगा तब आपके अकाउंट को डेबिट करेगा। बैंक या तो आपसे कोई चीज चार्ज करेगा तब आपको डेबिट करेगा, या तो आप बैंक से पैसे विड्रॉ करोगे तब बैंक आपको डेबिट करेगा, ठीक है ना मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, ठीक। फिर बेटा क्रेडिट, बैंक आपको क्रेडिट कब कब करेगा, या तो आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करो, या बैंक आपको कोई चीज अलाउड करे तब बैंक आपको क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। तो डेबिट और क्रेडिट का मतलब पहले समझ लीजिए। डेबिट का मतलब बैंक आपके अकाउंट से पैसे माइनस करेगा, और क्रेडिट का मतलब बैंक आपके अकाउंट में पैसे क्या करेगा, प्लस करेगा। फिर ये बैलेंस का कॉलम, यहाँ पे डेज निकालते हैं, ठीक है। अब जरा स्टेप नंबर 1 को देखिए, जरा स्टेप नंबर 1 को देखिए, क्या कह रहा है, प्रोवाइड द 3 एडिशनल कॉलम इन द लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट में हमें 3 एडिशनल कॉलम चाहिए। पहला डेज के लिए, बेटा देखो डेज का कॉलम है। दूसरा डेबिट के प्रोडक्ट के लिए, देखो डेबिट के प्रोडक्ट के लिए चाहिए। और तीसरा क्रेडिट के प्रोडक्ट के लिए, तो देखिए तीसरा क्रेडिट के प्रोडक्ट के लिए हमने आपको दे दिया। तो 3 कॉलम एक्स्ट्रा चाहिए, पहले स्टेप में लिखा हुआ है। स्टेप पढ़ते जाइए। फिर बोला दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डेट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द डेट ऑफ वन ट्रांजेक्शन टू द डेट ऑफ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। ठीक, करना क्या है, जो 2 ट्रांजेक्शन की डेट है, ट्रांजेक्शन की डेट है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें बेटा, फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें तो मान लीजिए कि आपने 1 जुलाई को कोई चीज़ डिपॉजिट करी, अगला जो डिपॉजिट कर रहे हैं वो आप 10 जुलाई को कर रहे हैं या विड्रॉ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो डेज कैलकुलेट होगा, इस वाले में जो डेट कैलकुलेट होगा, इन दोनों ट्रांजेक्शन की डेट को लेंगे। एक ट्रांजेक्शन से दूसरे ट्रांजेक्शन के बीच में नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन होता है। एक ट्रांजेक्शन से दूसरे ट्रांजेक्शन के बीच में नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन होता है। ठीक है ना। अभी मैं इसको क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से आपको समझाऊंगा, परेशान नहीं होंगे।
एक एक बात मैं आपको समझाने वाला हूँ, क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ। थर्ड स्टेप में बेटा लिखा है कैलकुलेट प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट निकालना है बाय मल्टीप्लाइंग इन द बैलेंस विद द नंबर ऑफ डेज। देखो बेटा, बैलेंस और डेज इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। बैलेंस और डेज को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आएगा उसको या तो डेबिट प्रोडक्ट में दिखा दीजिएगा या तो क्रेडिट प्रोडक्ट में दिखा दीजिएगा। डेबिट में कब दिखाएंगे? जब बैलेंस डेबिट हो। जब बैलेंस डेबिट हो तो कहाँ पे जाएगा? डेबिट प्रोडक्ट में। और जब बैलेंस क्रेडिट हो तो कहाँ पे जाएगा? क्रेडिट प्रोडक्ट में। थोड़ा पहले समझ लीजिए ना, मैं समझ रहा हूँ थोड़ा प्रेशर है आपके ऊपर, बट एक बारी स्टेप समझिए, फिर जब क्वेश्चन लगवाएंगे ना तो सारी बातें आपको समझाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, फिर बेटा टोटल स्टेप नंबर 4, कैलकुलेट टोटल ऑफ डेबिट कॉलम एंड टोटल ऑफ क्रेडिट कॉलम। ये आपको टोटल करना है, डेबिट का टोटल करना और क्रेडिट का टोटल करना है। डेबिट का भी इंटरेस्ट निकालना, क्रेडिट का भी इंटरेस्ट निकालना है। फिर वो देखेंगे इंटरेस्ट पेबल होगा कि क्या होगा। ठीक, चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ लो भैया। एक नोट, ये जो स्टेटमेंट है ये बनेगा इन द बुक्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक। इन द बुक्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक के बुक्स में बनेगा। और किसका अकाउंट बनेगा बेटा? कस्टमर का अकाउंट बनाया जाएगा। किसका बनाया जाएगा? कस्टमर का अकाउंट बनाया जाएगा। तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है। बैंक बनाते हैं, इस चीज को कौन मेंटेन करता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेंटेन करते हैं फॉर इट्स कस्टमर। तो अब जो आपको एंट्री समझना है वो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। ठीक, तो बेटा बैंक अपने यहां क्या एंट्री करेगा? अगर हम उसके यहां पैसा डिपॉजिट करते हैं, ठीक, बैंक अपने यहाँ क्या एंट्री करेगा? अगर हम उसके यहाँ पैसा डिपॉजिट करते हैं तो भाई सिंपल सी बात है, बैंक के पास पैसे आ रहे हैं तो बैंक क्या लिखेगा? कैश अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट। ठीक है, जिस भी बैंक में आप पैसे डाल रहे हैं टू बैंक अकाउंट। तो जो डिपॉजिट करने की एंट्री होती है वो क्या होती है बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक, अच्छा अगर हम करते यही चीज, अगर हमें अपने यहां करना होता, कस्टमर अपने यहां इस चीज को कैसे लिखता है बेटा? कस्टमर लिखता बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर कस्टमर अब डिपॉजिट करता, कस्टमर अपने बुक्स में क्या लिखता? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक, अब बेटा वैसे ही अगर हम पैसे विड्रॉ करते हैं, पैसे ले जाते हैं, ठीक है, तो अगर पैसे ले जाते हैं तो कस्टमर अपने यहाँ क्या एंट्री करेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही लिखेगा। और बैंक इसका ठीक उल्टा अपने यहाँ करेगा। सपोज दैट जिस अकाउंट में आपका पैसा, उस अकाउंट को क्या कर लेगा? डेबिट कर लेगा और टू क्या कर लेगा? कैश अकाउंट। अब आप ये मत समझो कि मैं बैंक के बुक्स में बैंक को डेबिट या क्रेडिट कर रहा हूँ, मैं एक प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ, वो प्रोसेस समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। ठीक, ठीक है बेटा। अब मान लो अगर कस्टमर को बैंक इंटरेस्ट देता है तो कस्टमर अपने यहाँ एंट्री क्या करेगा? कस्टमर एंट्री करेगा इंटरेस्ट। अगर कस्टमर को इंटरेस्ट मिलेगा तो लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट। अगर ड्यू होता है तो क्या लिखेगा? इंटरेस्ट अकाउंट। और बैंक से अगर वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो बैंक क्या लिखेगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक, और ये ठीक इधर उल्टा करेगा। बैंक में अगर बात की जाएगी तो बैंक को अगर इंटरेस्ट देना होगा तो बैंक इंटरेस्ट को क्या करेगा? डेबिट करेगा।
इंटरेस्ट अकाउंट टू, अरे सॉरी बैंक नहीं होगा, कस्टमर अकाउंट डेबिट होगा, सॉरी बेटा, टू कस्टमर अकाउंट, टू कस्टमर अकाउंट। अगर इंटरेस्ट कस्टमर को देना होगा तो क्या लिखेगा, टू कस्टमर अकाउंट, और अगर इंटरेस्ट कस्टमर से मिलेगा तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इतना नोट कर लीजिए बेटा, फिर बात करते हैं। हाँ बेटा, वो बैंक नहीं होगा बेटा, वहाँ पे कस्टमर होगा, सॉरी थोड़ा सा, हाँ तो ये एंट्री करेगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आ रही है, एंट्री तो बेटा आपको आती है। तो ये कुछ बातें बेसिक हमारी थी, ठीक है। अच्छा, ये सारे स्टेप समझ लीजिए। और बेटा सिंपल सी बात है, अगर हम पैसे विड्रॉ करेंगे तो किस कॉलम में लिखेंगे, डेबिट कॉलम में लिखेंगे, और पैसे हम डिपॉजिट करेंगे तो किस कॉलम में लिखेंगे, क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। कॉमन सी बात है, समझ में आ गई। ये एंट्री मैंने आपको समझा दी। अगर कस्टमर डिपॉजिट करेगा तो कस्टमर का अकाउंट देखिए क्या होगा, क्रेडिट होगा। कस्टमर विड्रॉ करेगा तो कस्टमर डिपॉजिट, ये विड्रॉ, ये इंटरेस्ट अलाउड, ये इंटरेस्ट चार्ज, ठीक, ये बात है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा। अब बेटा क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। ठीक, चलिए बेटा नया पेज ले लेते हैं, ठीक। अब मेरे साथ साथ बेटा आप एक क्वेश्चन लिखो, फिर क्वेश्चन को हम लोग करते हैं बहुत ही आराम से। तो सभी बच्चे मेरे साथ एक क्वेश्चन लीजिए इस पे, और लिखिए मेरे साथ क्वेश्चन, मिस्टर एक्स अ कस्टमर ऑफ ABC बैंक, customer of ABC bank has the following transaction during the quarter, बेटा पेन चलने में प्रॉब्लम हो रही है, एंडिंग 31 मार्च 2018। ट्रांजैक्शन क्या क्या है, 1 जनवरी 2018 को क्रेडिट बैलेंस है ₹10,000। फिर 12 जन को विड्रॉ है 11,000 का, विड्रॉ है 11,000 का। फिर बेटा 15 फेब को डिपॉजिटेड है 10,000। फिर बेटा 10 मार्च को विड्रॉ है 10,000 का। फिर बेटा 12 मार्च को डिपॉजिट है ऑन आउट स्टेशन चेक,
10,000 का, जबकि बेटा चेक क्लियर्ड हुआ है ऑन 16 मार्च को। बस ये बेटा आपका क्वेश्चन है, ठीक, ये क्वेश्चन है आपका। फिर लिख रहा है सो अरे मिस्टर वाई अकाउंट, मिस्टर एक्स अकाउंट at 31st March 2018 in the books of बैंक, ठीक, बुक्स ऑफ बैंक अलाउ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 2% पर एनम एंड चार्ज 18% पर एनम। बेटा इससे परेशान मत होइएगा, बैंक की फितरत है भाई, बैंक किस चीज़ पे बिजनेस करता है, डिपॉजिट पे और लोन पे। अगर आपको वो पैसा देता है तो 12 से 13% इंटरेस्ट चार्ज करता है, अगर आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो आपको 4 से 5 से 6% इंटरेस्ट देता है। तो यही उसके डिफरेंस से वो इनकम अर्न करता है, तो परेशान नहीं होंगे। ये तो आपको मालूम होगा कि अगर बैंक हमको लोन दे रहा है तो लोन देने से पहले वो ढेर सारा प्रोसीजर अडॉप्ट करता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा लेता है। लेकिन अगर हम डिपॉजिट करने जाते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है। तो ये क्वेश्चन हो गया बेटा। चलो शुरू करें भैया। हाँ सर शुरू कर लो। तो लो भैया शुरू कर दें, पहले लाइन ड्रॉ कर दें। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस, डेज, प्रोडक्ट ऑफ डेबिट, प्रोडक्ट ऑफ क्रेडिट। ठीक, ये तो ये 3 एडिशनल कॉलम है बेटा। चलो सबसे पहले बेटा किस डेट तक लेके जाना है? 31 मार्च 2018 तक लेके जाना है। अब जरा शुरू करते हैं। पहला डेट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है? 1 जनवरी 2018। क्रेडिट बैलेंस कितना है? 10,000। बेटा कैसे बैंक एंट्री करेगा? क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस के लिए क्या लिखेगा? 1 जनवरी को बाई बैलेंस अकाउंट, बाई लिखेगा। और बेटा क्रेडिट है तो क्रेडिट में कितना दिखा देगा? 10,000। कितना दिखा देगा? 10,000। थोड़ा सा क्वेश्चन नीचे कर लें, देखो 10,000। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? थोड़ा पेंसिल चेंज कर लें। बाई बैलेंस अकाउंट। अब कुछ लोग कह रहे हैं ये क्रेडिट में बाई क्यों लिख दिया? बेटा बीआरएस पढ़ाया, वहाँ पे जाके थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है ना। और चलो आगे बढ़ते रहो। तो क्रेडिट बैलेंस कितना हो गया बेटा? 10,000 हो गया। अब इसी बैलेंस को आपको यहाँ पे लिखना है 10,000, और ये क्या लिखना है? यहाँ पे क्रेडिट लिखना है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसको लिखना है क्रेडिट। ठीक, फिर बेटा 12 जैन को
लिखा है विड्रॉ 11,000, पैसे निकालें टू विड्रॉ। विड्रॉ आएगा बेटा डेबिट साइड में, याद रखना। विड्रॉ कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड में। डिपॉजिट कहाँ पे आएगा? क्रेडिट साइड में, 11,000 रुपया। ठीक, अच्छा बेटा बताओ, आपके पास बैलेंस कितना था? 10,000 क्रेडिट था। डेबिट बैलेंस कितना आ गया? 11,000। तो यहाँ पे बैलेंस कितना आएगा बेटा? क्रेडिट और डेबिट में से ज़्यादा क्या है? डेबिट ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 1,000। तो यहाँ पे आप लिखोगे कौन सा बैलेंस आएगा? डेबिट बैलेंस आएगा। कितना? 1,000। बेटा बैलेंस कॉलम में केवल बैलेंस नहीं लिखना है, बैलेंस के साथ साथ डेबिट और क्रेडिट दोनों लिखना है। ठीक है ना बेटा? 15 फ़रवरी को फिर से बेटा डिपॉजिट है, तो बाय डिपॉजिट, डिपॉजिट का मतलब बेटा क्रेडिट में कितना? 10,000। तो क्रेडिट में कितना लिख दीजिएगा? 10,000। अब आप मेरे को बताइए 10,000 क्रेडिट में है, डेबिट का बैलेंस कितना था? 1,000। 1,000 ये, 10,000 क्रेडिट। क्या ज़्यादा है? क्रेडिट। कितना ज़्यादा है? 9,000 क्या बचा बेटा? क्रेडिट। 9,000 क्या बचा? क्रेडिट। क्लियर है? क्लियर है सर। बेटा 10 मार्च को फिर से विड्रॉ है, तो टू विड्रॉ कितना बेटा? 10,000 डेबिट में। अब बताइए बैलेंस कितना था? 9,000 क्रेडिट था, लेकिन 10,000 रुपये निकाल लिए, तो अब बैलेंस कितना आ जाएगा? 1,000 डेबिट का आ जाएगा। 1,000 डेबिट का। बोलो भैया। ठीक है सर। फिर 12 मार्च को डिपॉजिट ऑन आउट स्टेशन चेक। बेटा चेक डिपॉजिट किया है आपने, बाई चेक। कितना बेटा? 10,000। अच्छा, तो 10,000 क्रेडिट होगा? यस सर क्रेडिट होगा। ओके बेटा 1,000 रुपये डेबिट था आपका बैलेंस, ये देखो, और क्रेडिट कितना? 10,000। तो बताओ कितना बचेगा? 9,000 क्रेडिट। यस या नो? यस सर। यहाँ तक किसी को दिक्कत बेटा? नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो फिर थोड़ी बातें आराम से समझिए। अब जब नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो मेरे लिए आपके लिए दो रिमार्क मैं देना चाहता हूँ। एक है बेटा रिमार्क नंबर 1, लिखे मेरे साथ। अच्छा अगर नहीं लिखना चाहते तो चुपचाप बैठे रहिए, अभी ये रहेगा, मैं आपको शो कर दूंगा, परेशान नहीं होंगे। रिमार्क 1 लिखिए, अंडर दिस मेथड, देखिए नंबर ऑफ डेज को कैलकुलेट करने के लिए क्या टेक्निकल एस्पेक्ट होंगे, कहाँ कहाँ आप गलती कर सकते हैं, अब वो उसके लिए रिमार्क सुन लीजिए। अंडर दिस मेथड the number of days are calculated from the effective date of last transaction to the date of next transaction। ठीक, मतलब जब हम यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में करेंगे। मतलब पहला जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है वो 1 जनवरी है, फिर दूसरा जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है वो 12 जनवरी है। तो इन दोनों के बीच वाला डेट ऑफ ट्रांजैक्शन कंसीडर करेंगे पहले वाले में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जनवरी का कितना हुआ? ये 12। ये पहला ट्रांजैक्शन किस डेट को है? 1 डेट को, तो उसको हटा दीजिए। दोनों जनवरी हैं, तो 12 माइनस 1 कितना हो गया? 11। ये कैसे?
कितने दिन हो गए बेटा? 11 दिन हो गए। ठीक, अच्छा अब बेटा जब अगला डेट लेंगे तो कब से कब लेंगे, ध्यान से देखिएगा, 12 से लेके 15 फरवरी तक, 12 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक, तो कितने डेज हो जाएंगे बेटा बताइए फटाफट से, 12 से लेके 15 तक। तो देखो जनवरी के होते हैं 31, बहुत ध्यान से सुनना, जनवरी के होते हैं 31 में से 12 माइनस कर दीजिए, तो जनवरी के कितने आ जाएंगे? जनवरी के कितने आ जाएंगे? 1 मिनट, 31 माइनस 12, जनवरी के आ जाएंगे बेटा 19, और फरवरी का कितना ले लीजिए 15, तो 19 और 15 कितना हो गया बेटा 34, तो अगले में डेज कितना आएगा 34, अगले में डेज कितना आएगा 34। आगे बढ़ सकते हैं बेटा? यस सर। फिर बेटा सुनना ध्यान से, अगली जो डेट लेंगे वो डेट लेंगे बेटा 15 से लेके 10 मार्च तक, मतलब 15 फरवरी से लेके 10 मार्च तक। तो बेटा फरवरी कितने का है? 2018 है। 2018 लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है? सर नॉन लीप ईयर है, मतलब 28 का होगा। तो फैब 28 का, उसमें से 15 माइनस कर दीजिए, तो फैब के कितने दिन? 13 दिन, और मार्च के कितने दिन? 10 दिन, तो कितना दिन हो गया? 23 दिन। इसका कितना आ गया? 23 दिन। फिर बेटा अब बेटा ये 10 से 12 ले लेंगे, तो कितने दिन आ गया? 2 दिन, खत्म खत्म। गलत हो गया, समझिए थोड़ा ध्यान से सुनेगा बेटा। जब आप कोई चेक डिपॉजिट करते हो, ध्यान से सुनिएगा, जब आप कोई चेक डिपॉजिट करते हो तो चेक के डिपॉजिट की डेट को कंसीडर नहीं करते, उस डेट को कंसीडर नहीं करते, चेक डिपॉजिट की डेट को कंसीडर नहीं करते। क्लियर है? जब तक चेक क्लियर ना हो जाए तो हम यहां पे चेक क्लियर की डेट लेते हैं, डिपॉजिट की डेट नहीं लेते। किसकी डेट लेते हैं? क्लियर की डेट लेते हैं। जिस डेट पे हमारा चेक क्लियर हो गया है उस डेट को डेट ऑफ ट्रांजैक्शन मानेंगे। तो बेटा यही चीज़ इसमें आपको समझाना है कि चेक के केस में किस डेट पे आपने डिपॉजिट किया है उस डेट को कंसीडर नहीं करेंगे, किस डेट पे चेक क्लियर हो रहा है उस डेट को कंसीडर करेंगे। तो यहां पे जो मैंने 12 लिखा है ये 12 होगा नहीं एक्चुअल में, यहां पे डेट ऑफ डिपॉजिट का डेट नहीं लेंगे। किसकी डेट लेंगे बेटा? जिस डेट पे क्लियर हो रहा है। क्लियर कब हो रहा है? 16 मार्च को क्लियर हो रहा है, 16 मार्च को क्लियर हो रहा है। तो बेटा 10 से लेके 16, मार्च है तो 16 माइनस 10 कितने दिन होगा? 6 दिन होगा। कितने दिन होंगे बेटा? 6 डेज होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। मैं इसके लिए भी बेटा रिमार्क लिखवा देता हूँ, नहीं आप लोग भूल जाएंगे। लिखिएगा, नहीं लिखना है तो सुनिए चुपचाप। इट इज noted, it is to be noted that a check और ड्राफ्ट, कोई चेक या ड्राफ्ट is deposited in bank, ठीक। the effective date will be date when credit for check
और ड्राफ्ट। जब चेक और ड्राफ्ट क्रेडिट हो जाएगा तभी is given and not the date of deposit। ठीक है, तो बेटा हमें कौन सी डेट कंसीडर करनी है? क्रेडिट की डेट कंसीडर करनी है, न कि डिपॉजिट की डेट कंसीडर करनी है। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? ठीक, तो बेटा अगर चेक या ड्राफ्ट कि क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसके डिपॉजिट की डेट को नहीं लेंगे बेटा। 12 मार्च को डिपॉजिट हुआ है लेकिन क्लियर कितने डेट को हुआ है? 16 तारीख को क्लियर हुआ है, तो कौन सी डेट लेंगे? 16 तारीख लेंगे, 16 मार्च लेंगे। अब बेटा अगले वाले डेज कब से आएगी? 16 मार्च से लेके 31 मार्च, 16 मार्च से लेके 31 मार्च। तो बेटा मार्च 31 माइनस 16 कितने दिन हो गए बेटा? 15 दिन, 15 डेज। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। यस सर। अब बेटा बहुत ध्यान से सुनेगा, ये क्रेडिट बैलेंस है तो 10,000 इंटू 11, 10,000 इंटू 11, इसका प्रोडक्ट किस साइड में लिखिए? क्रेडिट साइड में। किस साइड में? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट वाले का मल्टीप्लाई क्रेडिट के प्रोडक्ट में, डेबिट वाले का मल्टीप्लाई डेबिट के प्रोडक्ट में। क्लियर है? अच्छा बेटा इसका डेबिट, तो डेबिट में लिख दीजिए 34,000। 9,000 क्रेडिट है तो 9,000 इंटू 23, 2,07,000 क्रेडिट में। डेबिट में आ गया बेटा 6,000। ठीक, डेबिट का डेबिट में। और बेटा 9,000 इंटू 15, 1,35,000, 1,35,000। बस हो गया। अब इसी चीज़ का आपको क्या ले लेना है? टोटल ले लेना है। डेबिट के प्रोडक्ट का डेबिट में, क्रेडिट के प्रोडक्ट का क्रेडिट में। तो 1,35,000 प्लस 2,07,000 प्लस 1,10,000, 1,10,000, 2,07,000, 1,35,000, 4,52,000 और बेटा इसका आ जाएगा 40,000। ठीक, तो इतना काम आपको करना है। बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है? नहीं सर बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है। अब बेटा एक चीज बताना, डेबिट का मतलब हमने आपको क्या समझाया है? डेबिट का मतलब इंटरेस्ट चार्ज और क्रेडिट का मतलब इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट पेबल। ठीक है ना? मतलब इंटरेस्ट हमें देना होगा और इंटरेस्ट हमें मिलेगा। तो बेटा ज़्यादा किसका है, पेबल का या चार्ज का? सर पेबल का। मतलब कॉमन सेंस अगर लगाते हैं तो हमें इंटरेस्ट देना होगा। तो एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे देखिए, एंट्री बनेगी, एंट्री बनेगी ए, इंटरेस्ट चार्ज 40,000 इंटू रेट ऑफ। अब देखो पेबल का रेट कितना है, देखो यहां पे लिखा हुआ है बैंक अलाउ इंटरेस्ट 2%। बैंक अलाउ कितना कर रहा है? 2%। और चार्ज कितना कर रहा है? 18%। तो डेबिट वाले पे चार्ज करेगा और क्रेडिट वाले पे अलाउ करेगा। अन्याय है ये, लेकिन क्या करेंगे, इस अन्याय के खिलाफ आप आवाज नहीं उठा सकते। तो 40,000 का 18% डिवाइड बाई 365, 19 रुपया 73 पैसा। फिर बेटा इंटरेस्ट पेबल 4,52,000। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है बेटा? यहां पे देखिए 2% है। कितना परसेंट है? 2%। हे भगवान, बैंक वाले कितना बड़ा पाप करते हैं। 1 डिवाइड बाई 365, तो 4,52,000 का 2% ये है बेटा 24 रुपया 76 पैसा। 24 रुपया 76 पैसा।
अब बेटा ज़्यादा क्या है, रिसीव वाला ज़्यादा है या पेबल वाला ज़्यादा है? सर पेबल वाला ज़्यादा है। पेबल वाला कितना ज़्यादा है तो माइनस कर दीजिए। तो 24 रुपये 76 पैसा में से माइनस हो गया 19 रुपये 73 पैसा। 5 रुपया 5.03 हम मान लेते हैं अप्रॉक्स में कितना रुपया बेटा, 5 रुपया। तो बैंक हमें 5 रुपये का इंटरेस्ट देगा। किस डेट पे देगा बेटा, 31 तारीख को। अब देखिए कैसे लिखना है, 31 मार्च को आप लिखेंगे बाई इंटरेस्ट अकाउंट, बाई इंटरेस्ट अकाउंट। तो बाई इंटरेस्ट अकाउंट अगर हमें देगा तो कितने रुपए, 15 रुपये। क्रेडिट में लिख देते हैं 15 रुपये। तो फाइनली बैलेंस कितना आ जाएगा बेटा, 9015 रुपया। यही चीज़ आपको क्वेश्चन में करना है। इंटरेस्ट कितना बेटा, 15 रुपया, सॉरी 15 रुपये नहीं है ना, 5 रुपये है ना, कितने रुपये है देख लेते हैं बेटा, 5 रुपये, सॉरी बेटा 5 रुपये। 5 रुपया। चलिए कॉपी करिए आप बेटा, ठीक है। हो गया बेटा, ओके। चलिए फिर बेटा मिलते हैं अगले टॉपिक पे कुछ नई उम्मीदों के साथ। अगर बेटा कहीं पे प्रॉब्लम है तो आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, मैं इसका प्रैक्टिस सेट का एक और क्लास लेके प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नई उम्मीद के साथ।